हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 4 नवंबर है और 3 नवंबर के हम टॉपिक्स कंप्लीट कर रहे हैं। मेरी लेक्चर्स में सबसे खास बात आपको क्या मिलेगी कि आपको सारे नोट्स डिटेल मिलेंगे, एक्सप्लेनेटिव मिलेंगे, बट सिंपल और इजी लैंग्वेज में, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको पढ़ने से क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट एक तो आपको डिटेल नोट्स मिलेंगे और ऊपर से आपका टाइम बचेगा। जो वीडियो यूट्यूब पे 60 मिनट्स की है वो यहाँ पर 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाती है। और सेम थिंग, सेम एक्सप्लेनेशन, डिटेल विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक बार आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कमी लगती है तो आप चैनल को इम्प्रूव कीजिए, मतलब आप कमेंट कीजिए, मैं उसे तुरंत इम्प्रूव कर दूंगा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ऐसे देखो, न्यूज़ में बता देता हूँ आपको। जैसे न्यूज़ है, केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स। तो केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट अभी गई है अगेंस्ट गवर्नर। तो इससे सारी न्यूज़ है, मैंने ये सारे आर्टिकल अपलोड कर रखे हैं। तो अभी सबसे पहला टॉपिक जो अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, उस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। बीटिंग पार्किंसंस इंटेंस एक्सरसाइज रेजिमेंस हेल्प स्लो डिसीज प्रोग्राम। अभी आपको मैं समझाता हूँ। एक पार्किंसन नाम से एक डिसीज़ है, कभी नाम नहीं सुना होगा आपने, बट आज सुन रहे हो, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अभी न्यूज़ क्या है, पार्किंसन मतलब जो पार्किंसन डिसीज़ है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो उसकी सोल्यूशन है कि आप सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज करो, हाई स्पीड वॉकिंग करो, तो उससे उस डिसीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ऐसा एक न्यूज़ अभी चल रही है, करंट न्यूज़। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है कि पार्किंसन डिसीज होती क्या है। तो सबसे पहले ये एक न्यूक्लियर डिसऑर्डर होता है, प्रोग्रेसिव न्यूक्लियर डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द नर्व। इसका मतलब क्या होता है कि प्रोग्रेसिव न्यूक्लियर डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने का काम करता है, एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी कंट्रोल्ड बाय द नर्व्स, यानी जो हमारे नर्व्स के द्वारा जो बॉडी के पार्ट्स को कंट्रोल किया जाता है। और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कौन सा डिसऑर्डर करता है, पार्किंसन डिसीज। इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए कंडीशन इन विच पेशेंट होल्ड लिमिटेड और नो कंट्रोल ओवर हिज मूवमेंट एंड बॉडी बैलेंस। आप समझिए, जैसे हमारी बॉडी है और या फिर हमारे शरीर की जो भी मूवमेंट्स होती है, अगर हम उन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या लिमिटेड कंट्रोल हो रहा है, हमारे हाथ कंपन कर रहे हैं, हमारे पैर कंपन कर रहे हैं, हमारी बॉडी कंपन कर रही है, और जैसे कि एक किसी ड्रंक पर्सन होता है, वो जिस तरह उसके पूरे शरीर में कंपन होता है, तो इस तरह ही उसके बॉडी पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। अगर ऐसा कुछ कंट्रोल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, पार्किंसन डिसीज हो रखी है उसको। क्योंकि वो क्या हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, हमारे माइंड के अंदर मतलब जो नर्व्स होती है उनको अफेक्ट करने का काम करता है। उससे क्या होता है, पूरे शरीर पे हमारा बॉडी पर जो कंट्रोल होता है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इट इज जनरली या तो ये ओल्ड एज पर्सन में होता है, या अभी रिसेंट केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसके अंदर बच्चों के अंदर भी ये केस पाए गए हैं, और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट हैज़ नो क्योर मेन आर लाइकली टू बी अफेक्टेड देन वुमन। और इसके अंदर जो पुरुष है वो महिलाओं से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। अब इसके साथ में आप इसकी रीजन समझ लीजिए, वाई मतलब पार्किंसन डिसीज कैसे क्या हो जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो नर्व्स होती है, नर्व सेल, उनका डिजनरेशन हो जाता है इन द पार्ट ऑफ ब्रेन कॉल्ड द सब्सटेंशिया नाइग्रा। हमारा जैसे ब्रेन है, हर व्यक्ति के एक मतलब ब्रेन का हिस्सा है, उसके अंदर एक सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम से एक पार्ट होता है, नर्व सेल होती है। याद रखना उसका नाम सब्सटेंशिया नाइग्रा। उसका जब डिजनरेशन हो जाता है, उसमें जब कमी हो जाती है, तो उसको क्या उसके कारण क्या होगा, पार्किंसन डिसीज। नर्व सेल डाइड हो जाती है, या तो उनकी डेथ हो जाती है, या वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं, या उनके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट केमिकल को प्रोड्यूस करने की क्षमता जब खत्म हो जाती है नर्व के अंदर, उस केमिकल का नाम क्या है, डोपामीन। और जब डोपामीन प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है, या वो नर्व सेल की मृत्यु हो जाती है, तब हमको क्या हो जाता है, हम पार्किंसन डिसीज को फेस करने लग जाते हैं। उसके लक्षण हमको सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। डोपामाइन ऑपरेट विद अदर जो न्यूट्रो ट्रांसमीटर्स होते हैं टू कोऑर्डिनेट ऑफ नर्व। अब इस चीज़ को समझो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या होता है कि जो डोपामीन है, सबसे पहले तो डोपामीन क्या होता है, केमिकल होता है। ये क्या करता है कि एक जो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, अदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है, डोपामीन। और डोपामीन का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये एक तो केमिकल है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ब्रेन के अंदर जो पार्ट होता है, हमारा ब्रेन है, उसके अंदर एक जो सब्सटेंशिया नाइग्रा नाम से एक पार्ट होता है, जब उसका डीजनरेशन हो जाता है तो हमको पार्किंसन डिसीज हो जाता है। तो अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, उस पार्ट का नाम क्या है जो जिसका डीजनरेशन हो रहा है, उसका नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा। और दूसरी चीज़ है हमको केमिकल कौन सा है जो खत्म हो जाता है तो पार्किंसन डिसीज हो जाती है, तो डोपामीन। याद रखना दोनों चीज़ें। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स होते हैं एक तो ट्रेमर्स, यानी सबसे कंपन हो जाता है, मैंने आपको बता दिया, रिजिडिटी, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, हमारी जो मूवमेंट होती है स्लोनेस हो जाती है। हमको किसी काम के लिए बोला गया, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हम उसको जैसे एक नॉर्मल आदमी की स्पीड होती है कि एक गिलास को उठाकर यहाँ रखने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, और हमको किसी उसी पर्सन को धीरे से वो स्लोनेस आ गई है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है, इस करके उसको 20 से 25 सेकंड लग रहे हैं गिलास को उठा के। एक तो अपने मन से करना अलग होता है, एक हो नहीं रहा है, वो उसका मतलब है पार्किंसन डिसीज। ठीक है, स्पीकिंग प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है, जो हमारे मलमूत्र में प्रॉब्लम आ रही है, स्किन प्रॉब्लम आ रही है, डिप्रेशन हो रहा है, स्लीप डिस्टर्बन आ रहा है, तो ये सारे इश्यू हो जाते हैं। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है, इसके सॉल्यूशन समझ लो। इसके सॉल्यूशन से स्विमिंग करने से, क्योंकि स्विमिंग के अंदर हमारे हाथ और पैर दोनों ही स्पीड से मूव करते हैं। हाई स्पीड वॉकिंग, यानी एक तो होता है रनिंग, दौड़ना नहीं है, हाई स्पीड वॉकिंग यानी हाई स्पीड से चलना, और डांस करना और योगा करना।
ये जब चारों चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, ये सॉल्यूशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस पार्किंसन डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। याद रखना, एक केमिकल का नाम है डोपामीन और दूसरा है उस पार्ट का नाम जो डीजनरेट होगा वो है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ठीक है, अब ये सब चीज़ें समझ में आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक समझो, केरला गवर्नमेंट, जो मैंने आपको पहला आर्टिकल दिखाया था, केरला गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर ओवर पेंडिंग बिल्स। अभी क्या चल रहा है, रिसेंट में कुछ केसेस ऐसे आ चुके हैं जिसके अंदर हमको देखने को मिलता है कि गवर्नर अपनी वर्किंग प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, वो सेंट्रल पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्टेट पर नहीं कर रहे हैं, या स्टेट के जो बिल्स है, अभी जैसे केरला में क्या हुआ कि 2 साल से स्टेट के जो बिल्स है वो अभी तक पेंडिंग पड़े हैं और बिना गवर्नर के साइन किए वो बिल्स पास नहीं होंगे, और अगर वो बिल पास नहीं होते हैं तो एक्ट नहीं बनेगा, और इस तरह वहाँ की व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए अभी केरला गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि आप गवर्नर के अगेंस्ट में कुछ डिसीजन लो। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस बारे में कुछ बोला नहीं है, सिर्फ अभी न्यूज़ आई है। तो अभी हमारे लिए क्या काम की न्यूज़ है, हमारे लिए काम की न्यूज़ है गवर्नर। तो रोल एंड पावर्स ऑफ गवर्नर हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत सिंपल है। मैंने आपको आर्टिकल न्यूज़ बता दी कि न्यूज़ हमारे यूपीएससी और दूसरे जो भी एग्जाम्स है उसके लिए क्या काम की चीज़ें होती है, उसके लिए काम की चीज़ होती है कि आर्टिकल काम का नहीं होता है, आर्टिकल में से जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम की एग्जाम बेसिस पे वो है गवर्नर। अब हम गवर्नर को पढ़ते हैं, तो गवर्नर क्या होता है, ये ड्यूल कैपेसिटी का रोल निभाता है। पहला, ये स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, दूसरा ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, यूनियन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन करने का काम भी करता है। और जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, जैसे प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया लेवल पर, जो हमारे यूनियन लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, प्रेसिडेंट, वैसे स्टेट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, गवर्नर। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने इतना अच्छे से आपको समझाया है, आपको बहुत मजा आने वाला है। इससे रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड सारे आर्टिकल्स, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, बट लेकिन मैंने आपको साथ में आर्टिकल भी दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 153 किसका है, 154 किसका है, 155 किसका है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैंने सारी चीज़ें लिखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले आर्टिकल 153 बोलता है गवर्नर फॉर ईच स्टेट शुड बी देयर, यानी हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए। चलो ये हो गया है। उसके बाद उसके नीचे एक लाइन लिखी है, एक पर्सन अपॉइंट किया जा सकता है एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट, यानी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए गवर्नर बनाया जा सकता है। उस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा उनकी सैलरी को उस गवर्नर की। तो अब ये कहाँ ये कैसे आया, जो आर्टिकल 153 के अंदर जब ये पॉइंट जोड़ा गया, 1 पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ओनली इस लाइन की बात कर रहा हूँ, सैलरी की बात आई एम नॉट डिस्कसिंग, मैंने इसके साथ बोल दिया, बट उसका आर्टिकल दूसरा है। तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था इस पॉइंट को इसके अंदर आर्टिकल 153 में। अब आर्टिकल 155 को समझ लो कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो उसका अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है। कभी कभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट भी बोला जाता है। चलो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आर्टिकल 157 एंड 158 को समझ लो कि आर्टिकल 157 और 158 किसके लिए है, एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी किसकी, गवर्नर की एलिजिबिलिटी। तो 157 में आता है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, पहला उसकी वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए गवर्नर, और उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर्स, तो वो गवर्नर बन सकता है। दूसरा कंडीशंस क्या होती है, कंडीशन में जैसे वो एमपी एमएलए एमएलसी नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो किसी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर भी नहीं होना चाहिए, तभी वो गवर्नर बन सकता है। या तो उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा वहाँ से, उसके बाद ही वो आगे कुछ कर सकता है। तो एमपी एमएलए और एमएलसी तीनों ही नहीं होना चाहिए, और साथ के साथ उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होल्ड कर रखा हो, तो वो उसके लिए कंडीशंस है। और ये कंडीशंस किस में आती है, आर्टिकल 158 में। आर्टिकल 157 की 2 कंडीशन मैंने समझा दी, मतलब 2 आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझा दिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 35 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। ये हो गया है आर्टिकल 157 158। उसके बाद 159 को समझ लो, ओथ कौन दिलाता है, तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा उसको ओथ दिलाई जाती है। हमारे हाई कोर्ट का अगर जो चीफ जस्टिस है, किसी भी स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट होता है उसका चीफ जस्टिस या वहाँ का जो सीनियर जज होता है, अगर चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं है तो उसके द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है हाई कोर्ट का, सीनियर मोस्ट जज, उनके द्वारा ओथ दिलाई जाती है किसको, गवर्नर को। और ये किसके अंदर कौन से आर्टिकल में कवर है, आर्टिकल 159। उसके बाद आर्टिकल 161 समझ लो, गवर्नर हैज टू पावर, गवर्नर के पास क्या पावर है, टू ग्रांट पार्डन रेप्रिव, यानी पार्डनिंग पावर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, तो 161, पार्डनिंग पावर रेप्रिव के लिए कि वो अगर किसी की सजा कम करनी है तो भी कम कर सकते हैं। लेकिन उनके पास किसका पावर नहीं है, अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको माफ करने का पावर किसी, और आर्मी के तहत अगर उस पर कोई डिसीजन लिया गया है आर्मी मार्शल लॉ के तहत, तो उन दोनों केस में पार्डनिंग पावर किसी बात है, केवल प्रेसिडेंट के पास है, गवर्नर के पास नहीं है। तो आर्टिकल 161 किसका है, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। उसके बाद आर्टिकल 163 समझ लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो जिसको हेड कौन करता है, चीफ मिनिस्टर, वो क्या करेंगे, एड और एडवाइस करेंगे गवर्नर इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस, यानी गवर्नर को उसके फंक्शंस में एड और एडवाइस करने का काम किसका होगा, चीफ मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ में जो हेड करेगा चीफ मिनिस्टर, उन सबके मिलकर जो एड और एडवाइस होगी उसको मानने का काम किसका होगा, गवर्नर का। लेकिन गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर भी होते हैं, वो आर्टिकल 163 के अंदर ही होते हैं, लेकिन सारा पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होता है। अब आर्टिकल 164 भी समझ लो, गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर यानी सीएम को अपॉइंट करने का काम करता है, और अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का काम भी कौन करता है, गवर्नर का। आर्टिकल 164 भी क्लियर हो गया। अभी एक आर्टिकल 200 समझ लो, मैंने इससे रिलेटेड, गवर्नर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको समझा दिए हैं। उसके बाद आर्टिकल 200 है, गवर्नर असेंट करता है, गवर्नर चाहे तो जो भी
हमारी जो मेंबर ऑफ मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो डिसीजंस आगे भेजे गए हैं, जो एक्ट को पास करके अगर भेजा गया है गवर्नर के पास, तो उस पर चाहे वो असेंट दे सकता है, चाहे तो उस पर सहमति दे सकता है, चाहे तो उस पर सहमति को मना कर सकता है, और चाहे तो उस बिल को, जो कि वो बिल वहाँ से आया है, उसको कंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी भेज सकता है। तो आर्टिकल 200 के अंदर इसके पास गवर्नर के पास पावर है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको आर्टिकल 157 समझा दिया है, आर्टिकल 158 भी मैंने बता दिया है। अब आर्टिकल 156 हमने नहीं पढ़ा अभी तक, 153 पढ़ लिया था, 155 पढ़ लिया था, 156 भी समझ लो कि किसके पास गवर्नर कब तक होल्ड करेगा, तो उसकी जो टेन्योर होगी 5 साल होगी, और होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट की जो प्लेजर है तब तक वो ऑफिस को होल्ड करने का काम करेगा, 5 साल उसकी टर्म होती है। और रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को। ये आर्टिकल 156 के अंदर ही है कि रेजिग्नेशन किसको दे सकता है, प्रेसिडेंट को। अगर गवर्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट के द्वारा उसको डिसमिसल यानी उसका रिमूवल भी किया जा सकता है ऑन एडवाइस ऑफ, वो भी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो हेडेड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है यूनियन लेवल पर, अगर वो एडवाइस करते हैं तो प्रेसिडेंट गवर्नर को डिसमिस भी कर सकता है। लेकिन गवर्नर का जो डिसमिसल विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, यानी अगर गवर्नर का डिसमिसल हो रहा है तो उसके लिए एक वैलिड रीजन भी चाहिए। ये चीज़ भी समझ में आ गई। आर्टिकल 156। अभी आर्टिकल 176 समझ लो, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। अगर गवर्नर, जैसे कि प्रेसिडेंट भी क्या करता है, पहला सेशन होता है लोकसभा का, पहला सेशन समझना, एक तो पहला सेशन लोकसभा का, जब लोकसभा बनी है उसका पहला सेशन, और हर साल का पहला सेशन, हर फाइनेंशियल ईयर का जो पहला सेशन होता है और लोकसभा का पहला सेशन होता है, तो उसके टाइम पे प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि वो स्पेशल एड्रेस करेगा। तो इस तरह स्पेशल एड्रेस का जो पावर है गवर्नर के पास, वो आर्टिकल 176 के अंदर आता है। उसके बाद आर्टिकल 213 को समझ लो, पावर टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंस, यानी जो ऑर्डिनेंस स्टेट लेवल पर जो ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल 213। और प्रेसिडेंट की पावर पास ऑर्डिनेंस पास करने का पावर कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 123। समझ में आ गया ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। आपको लगा होगा बहुत इजी और सिंपल लैंग्वेज में हमने समझ ली। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीएम को अपॉइंट करता है, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो जैसे यूपीएससी होती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये होती है कहाँ पर, हमारे सेंट्रल लेवल पर। तो वैसे ही स्टेट लेवल पर एक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जैसे आरपीएससी, यूपी पीसीएससी और झारखंड पीएससी। इस तरह की जो पीएससी है उनके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का। जजेज को अपॉइंट करने का काम किसका है, गवर्नर का। हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने का पावर भी गवर्नर के पास होता है। ये और सबसे मेन लाइन याद रखना, इसका क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है और बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, आपने नाम सुना होगा स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का बहुत सारी, उनका जो एक्स ऑफिशियो चांसलर होता है वो ऑटोमेटिक कौन बन जाता है, गवर्नर बन जाता है उनका एक्स ऑफिशियो चांसलर। यानी उसको किसी जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के, वैसे ही ये एक्स ऑफिशियो चांसलर होते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी के। ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया है, गवर्नर वाला। सब समझ लिया है हमने। एक बार आर्टिकल्स को मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। आर्टिकल 213 ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, आर्टिकल 176 स्पेशल एड्रेस से रिलेटेड है, आर्टिकल 153 किसका है कि गवर्नर होना चाहिए हर स्टेट में, आर्टिकल 155 किसका है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 156 किसका है, आर्टिकल 156 है कि उनकी क्या क्या मतलब कितने टेन्योर रहेगी, उसकी गवर्नर की टेन्योर कितनी रहेगी, उसको वो रिजाइन किसको कर सकता है, प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है, और उसका डिसमिसल भी प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकता है। 157 एलिजिबिलिटी के बारे में, 158 कंडीशंस के बारे में। उसके अलावा 159 किसका है, ओथ का है। 169 पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। 163 एड और एडवाइस करेंगे, चीफ मिनिस्टर के द्वारा उसको एड और एडवाइस किया जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 164 है, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करने का पावर है। उसके अलावा आर्टिकल 200 को याद कर लो, गवर्नर असेंट, विथहोल्ड असेंट और रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इस तरह सारे आर्टिकल्स हमने पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 213 है ऑर्डिनेंस पास करने का, और 176 है स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, गवर्नर हो गया है। अभी एक आर्टिकल और समझो, एनसीईआरटी ने इंट्रोड्यूस की है इलेक्टोरल लिटरेरी कंटेंट इन टेक्स्ट बुक। तो अभी एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस करने वाला है कि क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ पर एक सिस्टम इतना गंदा बन गया है इंडिया के अंदर कि हमारे यहाँ लोगों को वोटिंग के प्रति रुझान नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको अपने वोटिंग राइट्स की अवेयरनेस ही नहीं है। उनको यही पता नहीं है कि हम वोट करेंगे तभी जाके हमारा नेशन एक अच्छे प्रोग्रेसिव नेता को जन्म देगा। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है, क्योंकि लोगों को वोट करने का इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसा। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन है? इसके लिए एनसीईआरटी ने एक सोल्यूशन निकाला है कि वो अपनी टेक्स्ट बुक में अब इलेक्शन और उनके रिलेटेड राइट्स और वोटिंग राइट्स और सारी चीज़ों को उसके लिए धीरे धीरे उसके रिलेटेड कंटेंट पब्लिश करने वाली है ऐसा। तो अभी हमारे लिए क्या काम की चीज़ है? हमारे लिए काम की चीज़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस आर्टिकल से एक चीज़ यूपीएससी के लिए निकल के आती है, और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है आरएएस, यूपीपीसीएस, सब एग्जाम्स के लिए एक चीज़ निकल के आती है, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आप बताओ सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट कौन सा है? तो पार्ट है 15। आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 324 से 329, ये मैंने बता दिया है, वैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है आर्टिकल 324 से 329 और पार्ट 15। अब इस चीज़ को समझो, ये क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा इसका काम क्या है? तो जो सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन, फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन समझो। उसके अलावा लोकसभा का इलेक्शन, राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है और मेंबर ऑफ मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एमएलए का जो इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका इलेक्शन करने का कंडक्ट करने का काम किसका होता है?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये चीज़ आपको समझ में आई गई होगी। उसके अलावा इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 25 जनवरी 1950 को ये एस्टेब्लिश हो गया था नेशनल। और कब था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इफेक्ट में आया? तो 26 जनवरी 1950 को हमने, जिसको हम स्वराज डे था 26 जनवरी 1930 को, उसी कंटेक्स में हमने 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस जो कि हम मनाते हैं, जो कि अब आने वाला है जनवरी के अंदर, तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को एस्टेब्लिश हो गई थी ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बॉडी। तो ओरिजिनली ये कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ओरिजिनली जब संविधान में ओरिजिनली थी, तो बिल्कुल थी। उसके बाद उस दिन को क्या बोलते हैं? नेशनल वोटर डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट चीज़ समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिनली द कमिश्नर हेड ओनली वन इलेक्शन कमीशन। शुरुआत में क्या था? जो इलेक्शन कमीशन था उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्शन कमिश्नर ही था, ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक 1989 आया था, 1989 उसके बाद इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और मल्टी मेंबर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक जब 1989 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आया था, उसमें 21 साल की जो वोटिंग एज थी उसको रिड्यूस करके 18 साल कर दी गई। और जब उसको 18 साल की गई तो उसके बाद क्या हो गया कि काम का प्रेशर बढ़ गया, और जैसे ही काम का प्रेशर बढ़ा उसके बाद इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। और मल्टी मेंबर बॉडी में एक तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इसमें एक बार 93 के अंदर और इस तरह 2-3 बार चेंज हुए हैं। मैं आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक भी बता दूंगा, जब 21 से 18 हुई एज रिड्यूस होकर, तो इसके अंदर कौन कौन से मल्टी मेंबर बॉडी में एक तो 2 तो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। अब स्टेट लेवल पर जो इलेक्शन होते हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की हेल्प कौन करता है? तो एक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, जो कि एक IAS रैंक का ऑफिसर होता है, उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन की हेल्प की जाती है। अब एक चीज़ और समझो, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है CEC को एंड EC को। प्रेसिडेंट का काम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम, और इलेक्शन कमीशन को कमिश्नर को अपॉइंट करने का काम को किसका होता है? प्रेसिडेंट का। इनकी टर्म कितनी होती है? तो 6 साल होती है इनकी टेन्योर, और 65 ईयर्स विच एवर इज, यानी 6 साल तो है ही, और अगर 65 साल से हो चुके हैं तो विच एवर इज, जो पहले हो। अगर 6 साल कंप्लीट हो गए तो बहुत अच्छी बात है, उनका ऑटोमेटिक उनको खुद को फ्री करना पड़ेगा, उनकी टेन्योर कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर 65 साल है उससे पहले हो जाते हैं तो उनको पहले अपना पद छोड़ना पड़ेगा। सैलरी कैसे होती है? तो सैलरी इक्विवेलेंट टू जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनके बराबर ही उनकी सैलरी होती है। इनका रिमूवल भी कैसे होता है? तो ये रिजाइन तो कभी भी कर सकते हैं एनी टाइम, लेकिन अगर इनको रिमूव करना है, इनका रिमूवल, तो गवर्नमेंट कैसे रिमूवल, इनका जो रिमूवल का प्रोसीजर होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो रिमूवल होता है उसका सेम प्रोसीजर इनके लिए भी होता है। और कैसे होता है कि पार्लियामेंट के जो दोनों सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर इनका रिमूवल किया जाएगा। ये टॉपिक समझ में आ गया है। अब एक आर्टिकल और अभी आया है न्यूज़ में, वो वैसे इतना काम का नहीं है बट फिर भी समझ लो, उसका मतलब समझ लो। एंटोनी ब्लिंकेन और जो लेलॉयड ऑस्टिन नाम से 2 पर्सन है, कहाँ के? USA के। एक तो USA के डिफेंस मिनिस्टर और USA के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो विजिट करने वाले हैं न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। तो इसको मैं यहीं पे समझा देता हूँ, नीचे भी मैं आपको समझा दूंगा। 2+2 डायलॉग का मतलब होता है, पहले ये समझ लो 2+2 डायलॉग का मतलब क्या होता है, कि इंडिया के अंदर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और इंडिया के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर है वो मिलेंगे USA की डिफेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से। दोनों साइड से 2 मिनिस्टर होंगे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। वो अपने आने वाली जो विदेश मंत्रालय से नीतियों को संचालित करेंगे, ट्रेड रिलेशन को बढ़ाने का काम करेंगे, डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने का काम करेंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए 2+2 डायलॉग होता है। और इस बार शायद गणतंत्र दिवस के मेहमान हमारे जो बाइडन हो सकते हैं, ऐसा इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, और ये जैसे जैसे न्यूज़ अब वास्तव में जब एक्चुअल में न्यूज़ आएगी तब हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी सिर्फ वो आने वाले हैं, विजिट करने वाले 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग का मतलब समझ लीजिए, जब ये और न्यूज़ में इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम पढ़ेंगे इंडिया USA का रिलेशन पढ़ेंगे, तो अभी इसकी नीड नहीं है। चलो, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने आपको ये समझा दिया है। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी हो गया है। ये देखो 2+2 डायलॉग मैंने आपको समझा दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक, स्टबल बर्निंग। तो स्टबल बर्निंग का एक जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके अंदर एक इमेज आई है स्टबल बर्निंग की, पोल्यूशन के रिलेटेड, और जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बढ़ गई है, तो उससे रिलेटेड एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग का मतलब होता है पराली को जलाना। उसके कारण दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो स्टबल बर्निंग। तो उसके लिए मैं आपको समझा देता हूँ स्टबल बर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले स्टबल जो पराली बर्निंग होती है इज एक्ट ऑफ सेटिंग फायर टू क्रॉप रेजिड्यू, यानी हरियाणा और पंजाब के अंदर क्या होता है मोस्टली वहाँ पे खेतों के अंदर क्या कि जो क्रेप रेजिड्यू बच जाती है कटाई के बाद में, जो 1-1 इंच 2-2 इंच बच जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं वो वहाँ पर किसी डीकम्पोजर का यूज किए बिना, तो आपने क्या पढ़ा होगा, पुस्सा डीकम्पोजर नाम से एक डीकम्पोजर होता है, उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? अगर पोल्यूशन फ्री हमको उन क्रॉप रेजिड्यू को डीकम्पोज करना है। लेकिन क्या होता है कि उसके कॉस्टिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ आग लगा देते हैं वहाँ पर खेत के अंदर, और जिससे नीचे की जो कुछ टाइप की जो क्रॉप रेजिड्यू बची है वो जल जाती है, तो इससे सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है। तो ये इसको ही बोलते हैं स्टेबल बर्निंग। अब बर्निंग ये क्या होता है? चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट सोर्स है, मोस्टली पंजाब और हरियाणा में होते हैं। इसके कारण क्या है? तो ये सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि पहले के हाथों से जब कटाई होती थी तो हम बिल्कुल
उसमें छोटा सा भी नहीं बचता था, 1 इंच भी नहीं बचता था। लेकिन जब आजकल टेक्नोलॉजी यानी जब मशीनों के थ्रू मैकेनाइज हार्वेस्टिंग होती है, उसके कारण बहुत सारे 2, 3, 5 इंचेस तक की फसल जो स्टेबल होती है वो बच जाती है। और जब क्रॉप 4-5 इंच की स्टेबल जब बच जाती है, क्रॉप के जो नीचे के जो डंडे होते हैं वो बच जाते हैं, तो फिर इनके लिए जलाने का ऑप्शन के अलावा कुछ नहीं होता है। जब हाथों से कटाई होती थी तो उसके अंदर तो पूरी कटाई हो जाती थी, लेकिन अभी जब इतना बड़ा रह जाता है तो उसको क्या जला दिया जाता है। तो इसके इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे बड़ा इसका इफेक्ट है पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, सारी गैस का नाम याद रखना है आपको। पॉल्यूशन किससे होता है? एक तो मीथेन, इससे पॉल्यूशन बढ़ जाता है। किससे? स्टेबल बर्निंग से। और स्टेबल बर्निंग से जो पॉल्यूशन बढ़ता है उससे बहुत सारी जहरीली गैसों का रिसाव होता है उनको, जो स्टेबल बर्निंग यानी उसको जलाने से। कौन कौन सी? एक तो मीथेन होता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ट्राइसो कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नाम से एक गैस होती है। तो इन चारों जो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो विषैली गैसें हैं, उनका रिसाव किससे होता है? स्टेबल बर्निंग को जलाने से। याद रखना इन चारों गैस का, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेबल बर्निंग से निम्न टाइप की विषैली गैसों का रिसाव होता है। ऐसा करके हिंदी में क्वेश्चन आ सकता है या इंग्लिश में भी आ सकता है। तो फिर उसको आपको क्या करना है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और 4 टाइप के, और कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा करके न्यूज आ सकती है। तो हमको लिखना है कि उसमें से सबसे ज़्यादा विषैली गैस एक तो मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का रिसाव होता है। उसके अलावा सोइल फर्टिलिटी भी खराब होती है, क्योंकि आग जलाने से क्या होगा? उसके अंदर की जो नमी होती है ज़मीन के अंदर की, वो कम हो जाती है। और जब सोइल फर्टिलिटी कम होगी तो फसलों का उत्पादन कम होगा, और जब फसलों का उत्पादन कम होगा तो इकोनॉमिक लॉस भी होगा। हीट पेनिट्रेशन यानी अंदर की सारी नमी उड़ जाती है, और जब उड़ जाएगी तो इकोनॉमिक लॉस के लिए भी वो जिम्मेदार होगी। तो इस तरह स्टेबल बर्निंग के नुकसान ये हो जाते हैं। इसके लिए सोल्यूशन क्या है? तो इसके लिए एक सबसे बड़ा सोल्यूशन है पूसा डिकम्पोजर। याद रखना, बहुत सिंपल है। पूसा डिकम्पोजर, आप बताइए कि पूसा डिकम्पोजर में क्या होता है? तो ये कैप्सूल फॉर्म में होता है। इसमें क्या किया जाता है? पहले मैं इसको समझा देता हूँ आपको। जो पूसा डिकम्पोजर के 4 कैप्सूल लिए हमने, जैसे कैप्सूल फॉर्म में होता है, 4 कैप्सूल को जेगरी, आटा, और जब इनको हम अनाज को मिक्स करके और उसमें लिक्विड 25 लीटर जब लिक्विड मिक्स कर देंगे, 4 कैप्सूल लेकर 25 लीटर जो पानी होता है, 25 लीटर लिक्विड के अंदर अगर हम 4 कैप्सूल को मिक्स कर देते हैं, आटा और 4 कैप्सूल को, तो उससे पूरा क्या बन जाएगा? 25 लीटर का जो लिक्विड मिक्सचर बन जाता है 4 कैप्सूल से। क्योंकि पानी में आप जब 4 कैप्सूल को घोल दोगे तो ये पूरा क्या होगा? 25 लीटर का एक मिक्सचर बन जाएगा। और जब इस मिक्सचर को, ये कितने के लिए? 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी लैंड की जो 1 हेक्टेयर ज़मीन है, 1 हेक्टेयर ज़मीन के लिए आराम से सफिशिएंट होता है उसके अंदर डिकम्पोज करने के लिए। और उसको आपको छिड़काव करना है। जब आप इसको छिड़काव कर दोगे तो 20 डेज लेगा ये डिकम्पोज करने के लिए। उसको 20 डेज से 45 डेज के बीच का टाइम लगता है डिकम्पोज करने के लिए। फसलों को जो क्रॉप रेजिड्यू है उसको डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो कैसे? आप सोचिए कि 4 कैप्सूल को जब हम लिक्विड मिक्सचर को डाल देते हैं तो क्या उससे डिकम्पोज हो जाता है? तो इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करता है कि जो फंजी के जो स्ट्रैंड्स होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है, जो कि पेडिस्ट्रो को डिकम्पोज करने में सहायता करते हैं एट ए मच फास्टर रेट। और जो ये फंजी होती है ये हेल्प करती है प्रोड्यूस द इसेंशियल एंजाइम्स फॉर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। और फंजी को क्रिएट करने का काम कौन करता है? सबसे पहले तो फंजी स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है पूसा डिकम्पोजर। और ये जो फंजी स्ट्रेन जब एक्सट्रैक्ट हो जाती है तो वो किस में मदद करती है? वो ऐसे एंजाइम्स रेडी करती है जो डिग्रेडेशन प्रोसेस को आसान बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। और ऐसा काम करने के लिए डिग्रेडेशन उनकी वर्किंग है। तो ये आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए, पूसा डिकम्पोजर भी समझ में आ गया होगा। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, क्योंकि हमने आग नहीं जलाई तो उसके कारण नुकसान कुछ नहीं हुआ है। सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है, एफिशिएंट होती है और एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं होता है इससे। ये पोल्यूशन फ्री होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। उसके बाद इसको जनरली यूज नहीं किया जाता है एज इट इज़ कॉस्टली देन स्टेबल बर्निंग, क्योंकि स्टेबल बर्निंग से, क्योंकि जलाने में तो कोई कॉस्टिंग आ नहीं रही है और पोल्यूशन से लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लोग इसके बारे में अवेयर है ही नहीं। तो इसलिए नॉट यूज्ड जनरली एज इट इज़ कॉस्टली देन स्टेबल बर्निंग। अब एक एडिटोरियल, 2 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लो, बहुत ईजी है। मैं आपको साथ के साथ दिखा देता हूँ। सबसे मेन है द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया, यानी ओल्ड वेस्ट एशिया का जो रिवेंज है उसके एडिटोरियल को समझना है। उसमें ज़्यादा कोई पॉइंट्स नहीं आए, बट आप समझ लो एक बार के लिए। और एक एडिटोरियल और आया है इम्पैक्टिंग ए वुमेंस फ्रीडम टू रिप्रोडक्टिव चॉइसेज। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि जो वुमेंस की फ्रीडम है रिप्रोडक्टिव चॉइसेज से रिलेटेड आर्टिकल आया, मतलब एडिटोरियल आया है। मैं सिर्फ ऑथर की व्यू बता रहा हूँ आपको कि ऑथर क्या बोलता है, ये मेरे पर्सनल व्यू नहीं है। मेन पॉइंट क्या है? सबसे पहले कि ऑथर बोलता है कि वुमेंस राइट फॉर रिप्रोडक्टिव राइट, यानी महिला के पास अधिकार है कि वो चाहे तो अपने बच्चे को जन्म दे ना दे, ये किसका अधिकार है? उस महिला का। किसके अंदर? आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर उसके पास राइट है कि अगर वो बच्चे को नहीं पाल सकती है तो वो चाहे तो उस अनबॉर्न चाइल्ड को, जो बच्चा उसके गर्भ में है उसको वो चाहे तो उसके पास राइट है कि वो उसको 24 महीने से पहले कर सकती है। ऐसा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के थ्रू बताया गया है, तो उसके अंदर उसको राइट मिला है। लेकिन अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जिसमें महिला को ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, और तीसरे बच्चे का केस में क्या हुआ कि उसको, महिला को कुछ इश्यूज हो गए हैं जिसके कारण वो तीसरा बेबी प्रोड्यूस करने के लिए मना कर रही है। तो उस केस में क्या दिक्कत आ रही है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है उनको कि भाई हम अनबॉर्न को बच्चे का जो राइट है, जो अभी बच्चा जन्मा नहीं है, उसका भी कुछ अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार। तो उसके तहत हम आपको ये जो आप मेडिकल जो टर्मिनेशन कर रहे हो प्रेगनेंसी का, उसके लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये वर्डिक्ट दे दिया। किस बेसिस पे? उनका बेसिस था कि हम अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा जिसने जन्म लिया है, उसके पास भी कुछ अधिकार है, उस बेसिस पर उन्होंने डिसाइड कर लिया है। लेकिन अब क्या हो रहा है
ऑथर बोलता है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया उस बच्चे की लाइफ को तो आपने सिर्फ एक फैक्ट ही देखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको सारे फैक्ट देखने चाहिए थे। कैसे? क्योंकि महिला के पास खुद का राइट है, सबसे पहले आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी उसका राइट है। अगर वो बच्चे को बाद में उसका पालन पोषण नहीं कर पाएगी तो इसलिए वो अभी चाहती है कि उसको आप टर्मिनेशन करो। ऑलरेडी उसके पास 2 बच्चे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले फैक्ट पर ध्यान नहीं दिया है, ऐसा ऑथर बोलता है। और इसके कारण क्या होगा कि अगर आपने उसकी टर्मिनेशन नहीं की प्रेगनेंसी के, तो उस पर ऑर्डर नहीं दिया है, तो उस पर क्या, वुमन पर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे? उसके हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि वो महिला ऑलरेडी बीमार है। उसके अलावा उसके मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ेगा। मेंटल हेल्थ पर कैसे? क्योंकि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि वो 3 बच्चों को कैसे पालेगी, और ऑलरेडी वो बीमार है, बच्चे की सिचुएशन नाजुक होने वाली है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, माँ की डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने फोकस नहीं किया है। और बच्चे की फ्यूचर सिचुएशन क्या होगी, इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन नहीं करके सिर्फ अनबॉर्न चाइल्ड, जो अनबॉर्न बेबी है, उसके राइट्स को ध्यान में रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट एज पर ऑथर, उन्होंने कहा कि इस वर्डिक्ट पर उन्होंने पूरा फोकस नहीं किया है, ऐसा ऑथर बोलता है। तो आर्टिकल 40 और आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है किसको, कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होना चाहिए वो वुमेंस के राइट्स पर भी होना चाहिए, लेकिन उस बेसिस पर उन्होंने डिसीजन नहीं दिया है। तो ऑथर कहता है कि जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है उसके अंदर हमें जरूरी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। इस केस में क्या हुआ था कि जो लेडीज़ थी जनरली 24 महीने तक 20 महीने तक तो अलाउड है, कोई इशू नहीं है एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, लेकिन 20 से 24 महीने के केस में अगर डॉक्टर्स के कहने पर और उनकी स्पेशल एडवाइस पर, जो कमेटी होती है उसकी स्पेशल एडवाइस पर प्रेगनेंसी को हटा दिया, मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन अगर 24 महीने से ऊपर केस है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये ऑर्डर दे सकता है माँ की नाजुक स्थिति को देखते हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अनबॉर्न चाइल्ड, जो बच्चा जो जन्मा नहीं है, उसके राइट पर ध्यान दिया कि उसके पास भी जीवन जीने का अधिकार है, तो हमें उनके अधिकार का भी ध्यान रखना होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। बट ऑथर कह रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें वुमेन्स की राइट का ध्यान रखता तो, और क्योंकि स्थिति ऐसी है उस वुमन की कि वो बच्चों को पाल भी नहीं सकती है, प्लस उस महिला की वो खुद बीमार है और उसका बच्चा भी नाजुक स्थिति से गुजर रहा है, जो होने वाला बच्चा है। तो इस केस में ऑथर बोलता है कि आपको ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, जिसके कारण वो आने वाले टाइम पर अच्छी तरह से मिसाल बन सकता था, ऐसा ऑथर बोल रहा है। और ये एडिटोरियल हमको समझना है। तो अब आप बोलोगे कि क्या ये हमारे लिए काम का था? तो काम का इसलिए था क्योंकि अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है या आपके मेंस के अंदर क्वेश्चन आता है तो हमको पॉइंट ध्यान रखने हैं कि वुमेंस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है, मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को आपको ध्यान रखना है कि 20 महीने तक आराम से कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर अलाउड है 20 महीने तक प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना, 20 से 24 महीने तक अलाउड, मतलब एक कमेटी की एडवाइस पर अलाउड है। इस तरह आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। हम एक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को लेकर भी आएंगे, स्पेशली उसका लेक्चर या उससे रिलेटेड अभी एक कुछ आर्टिकल आएंगे, तो उससे रिलेटेड हम पूरा आपको जो करंट उसके जो मतलब जनरल स्टडी वाली जो इन्फॉर्मेशन है उस न्यूज़ को हम पूरा आपको दिखाएंगे। उससे क्या हो जाएगा कि आपके लिए परफेक्ट आर्टिकल बन जाएगा कि इस मेन पॉइंट्स उसमें से आपको इस ऑथर की जो एडवाइस है उसमें से कुछ पॉइंट्स को उठाने हैं कि वुमेंस का राइट आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, और इसी तरह जो मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और दूंगा, उस दोनों के डेटा को मिला के आप मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल समझाया है, एडिटोरियल समझाया है। अब नेक्स्ट एक एडिटोरियल समझ लेते हैं। तो अभी ये टॉपिक देखिए आप, तो आप समझिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जो रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया एडिटोरियल छपा है, तो अभी देखो इससे एडिटोरियल आते रहेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक बार समझ लो ताकि नेक्स्ट टाइम हमको दिक्कत ना हो। ये द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया। तो अभी इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं इजराइल की लोकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सोच रहा हूँ हम ऐसा करते हैं, लास्ट के जो 2 से 5 मिनट होते हैं उसमें हम करेंगे डेली किसी भी कॉन्टिनेंट का या उनके रिलेटेड कंट्रीज़ की क्या बाउंड्री होती है या कोई ऐसा जो इन्फॉर्मेशन में चल रही है उससे रिलेटेड हम उसके आसपास कौन सा पेनिनसुला है, कौन सा द्वीप है, ऐसा टॉपिक्स पढ़े हैं। तो ये भी हम ट्राई कर सकते हैं। इस पर आपके कमेंट दीजिए ताकि हमको पता चले कि हमें करना है नहीं करना है। टर्की सबसे पहले एक देखो, आप इस चीज़ को समझ लो, हमारा इंडिया है इस साइड में, ठीक है, उसके जस्ट इधर आप देखो यहाँ पर UAE, यूनाइटेड अरब अमीरेट, उसके बाद ये गल्फ UAE देख लिया आपने, ओमान समझ लो, यमन यहाँ पर है। उसके अलावा इसराइल कहाँ है? सबसे मेन चीज़ तो इसराइल, ये देखो जो ये इसराइल है, लेबनान इसराइल जो लिखा हुआ है, इसके पास में पैलेस्तीन भी है। ये छोटा सा जो एरिया है वो है इसराइल। उसके अलावा उसके ऊपर है लेबनान, उसके पास में पैलेस्तीन जो कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक जिसको बोला जाता है, और ये इजिप्ट की टेरिटरी है। जॉर्डन समझ में आ गया। उसके जस्ट ऊपर आप इसराइल के जस्ट ऊपर देखोगे तो सीरिया है। इस साइड में मतलब ऊपर की साइड में टर्की है, इराक है, ईरान है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, और UAE, ओमान, और जो ये बीच में जो कंट्री है उसको सऊदी अरब बोला जाता है, और ये यमन है। तो अभी क्या हुआ, जस्ट क्या किया है कि यमन ने भी अभी एक मिसाइल छोड़ी है, किस पर? एक रॉकेट छोड़ा है इसराइल पर, और इसराइल ने उस रॉकेट को हवा में मार गिराया है। अगर इस तरह सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे अगर इस वॉर में इंक्लूड होने लग गई तो इससे ये वर्ल्ड वॉर भी बन सकता है, क्योंकि फिर USA भी इसमें कूद जाएगा अगर ईरान की कूदते ही। तो इस तरह अभी जो आर्टिकल लिखा है, अब हम आर्टिकल को देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल बोलता है, चलो मैं आपको डायरेक्टली उससे ही समझा देता हूँ, जो हमने नोट्स बना रखे हैं उससे क्या आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा।
ताकि आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले क्या हुआ था 1948 के अंदर जब इजराइल को रिकॉग्नाइज किया गया था, किसके थ्रू? यूएन का एक पार्टीशन प्लान आया था 1947 के अंदर। यूएन का पार्टीशन प्लान आया था जिसमें 55% जगह किसको दी गई थी? इजराइल को, और 45% पैलेस्टीन को दी गई थी। उससे पहले इजराइल नाम का कोई देश नहीं था, वहाँ पर सिर्फ यूएस लोग रहते थे, और यूएस की पॉपुलेशन कितनी थी? 30%, और पैलेस्टीनियंस जो पीपल थे उनकी पॉपुलेशन थी 70%। और वहाँ पर पैलेस्टीनियंस और जो हमारे यूएस लोग जब रहते थे, और कुछ इस्लामिक लोग भी रहते थे, इस तरह वहाँ पर सभी धर्मों का वास था और सभी पीस के साथ रह रहे थे। लेकिन धीरे धीरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो जूस रहते थे या दूसरी जगह जो जूस रहते थे उन पर बहुत अत्याचार होने लगा, तो वो जूस कहाँ चले गए? जो पैलेस्टीन जो लैंड है वहाँ पर चले गए। धीरे धीरे जब दोनों के बीच में टकराव होने लगे तो यूनाइटेड नेशन का एक पार्टीशन प्लान आया और उन्होंने 55% जगह किसको दे दी? हमारे जो इजराइल को दे दी। और उसके बाद 1948 के अंदर किसने रिकॉग्नाइज कर दिया इजराइल को? उस टाइम पे एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ब्रिटिश ने इसको 1948 के अंदर ब्रिटिश कॉलोनी ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, किसको? इजराइल को, कि अब इजराइल नाम का एक देश बन चुका है। और इंडिया ने इसको कब रिकॉग्नाइज किया? 1950 के अंदर, इजराइल को एज ए कंट्री। तो अभी पहले जैसे 1948 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, इजराइल का और अरब का वॉर होने स्टार्ट हो गया, और अरब का वॉर स्टार्ट हुआ तो उसमें 55% जगह किसके पास थी? इजराइल के पास। तो उन्होंने 23% और जगह को कैप्चर कर लिया, किनसे? पैलेस्टीनियंस लोगों से, और जो अरब के लोग हैं उनसे 23% जगह को और कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, और उन्होंने इस जगह को जीत ली 1948 से 49 के बीच में। उसके बाद धीरे धीरे 1967 हो गया। 1967 में क्या हुआ? 6 दिन की वॉर हुई, जिसके अंदर इजराइल के साथ में सारे देश युद्ध में थे। इजराइल के अगेंस्ट लेबनान, सीरिया, इजिप्ट, उसके अलावा पैलेस्तीन और ईरान, ये जितने भी कंट्रीज़ है जो इस्लामिक कंट्रीज़ थी, उन्होंने सब ने, जॉर्डन, इन सब ने किसका विरोध किया? इजराइल का। और वो चाहते थे कि अभी जो इजराइल नाम की जो कंट्री है वो खत्म ही हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस 6 डे वॉर में एक तरफा जीत हुई इजराइल की, जिसके अंदर उन्होंने गाजा को जीत लिया, पैलेस्तीन को जीत लिया। अभी 100% जगह जो पैलेस्तीन की थी वो किसके हाथ में थी? इजराइल के हाथ में। गाजा को जीत लिया, पैलेस्तीन को जीत लिया, जिसमें वेस्ट बैंक भी आ गया। उसके अलावा इजिप्ट का एक सिनाई पेनिनसुला, नाम सुना हो तो उसको जीत लिया। सीरिया का गोलन हाइट्स को जीत लिया, और लेबनान के भी एक पार्ट को जीत लिया था। तो अभी 6 डे वॉर के अंदर 1967 के बाद क्लियर पता चल गया सभी देशों को कि अभी इजराइल भी एक ऐसी कंट्री है जिसको हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत पावर है। अभी ऑथर बोलता है कि इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, क्योंकि उसको डिक्लेयर तो नहीं किया गया है, लेकिन उसके पास न्यूक्लियर पावर है। और उन न्यूक्लियर जो हमारे न्यूक्लियर पावर्स के जो मिसाइल्स है वो सारी इजराइल के पास है, लेकिन वो अभी तक डिक्लेयर्ड नहीं है। तो इजराइल के पास बहुत पावर है, इसलिए अभी सारी जो कंट्रीज़ है इस्लामिक कंट्रीज़ वो भी जानती है कि अब इजराइल को हटाना मुश्किल है। तो अभी उन्होंने धीरे धीरे इजराइल के साथ रिलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। अभी हम ऑथर की बात पे आते हैं। ऑथर ने भी ये आर्टिकल में लिखा है, मतलब एडिटोरियल में लिखा है, 1948 से 49 वाली वॉर का डिस्कशन किया है, उसके अलावा 1967 वाली वॉर का भी डिस्कशन किया है। अब ऑथर बोलता है कि हमको क्या करना चाहिए, इजराइल को और जो दूसरे कंट्रीज़ है उन सबको एक मंच पर आना चाहिए और धीरे धीरे उनको एक सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए ना। इजराइल चाहता है कि मैं हमास को बिल्कुल जड़ से हटा दूँ, पर वो पॉसिबल नहीं है, और इजराइल को जड़ से हटा दिया जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह दोनों को एक पीस एग्रीमेंट पर आना ही होगा। तो बीच में क्या 1988 में ऑलरेडी एक PLO, 1993 के टाइम पे क्या हुआ, जो पब्लिक मतलब क्या पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया था, और उसमें उन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी तो रहेगी पैलेस्तीन के पास, और बाकी जो एरिया कैप्चर्ड है वो इजराइल के पास रहेगा। तो ये सब कब हुआ था? 1993 में, जो ओस्लो की पीस प्रोसेस हुई थी। आप समझ लो ओस्लो में एक पीस प्रोसेस हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड किया गया था। लेकिन हमास उस टाइम पे, हमास ऑलरेडी 1980 के अंदर एक जो 80s वाला दशक है उसके अंदर एक्टिवेट हो चुका था, और हमास ने कहा कि हम हमारी 1 इंच ज़मीन भी इजराइल को नहीं देंगे, और वो PLO के खिलाफ था। तो धीरे धीरे हमास ने अपने पग पसारने स्टार्ट किए, और उसके बाद पूरे जो गाजा पट्टी है उसको अभी गवर्न कौन करता है? हमास करता है। और हमास इसलिए धीरे धीरे लड़ाई झगड़े करते रहता है। 2016 में भी उसने किया था, 2015 में, 2022 में, 21 में भी किया, और अभी 2023 में भी अभी वॉर चल रही है। तो हमास बार बार इजराइल पर अटैक करता रहता है ऐसा। तो इस तरह ऑथर बोल रहा है कि अगर एक पीस एग्रीमेंट पर नहीं आएंगे तो इसके लिए हम पैलेस्तीन इनको अल्टीमेटली किसको फेस करना पड़ रहा है? इजराइल के लोगों के को फेस करना पड़ रहा है, और पैलेस्तीन के लोगों को अल्टीमेटली उसका भुगतान करना पड़ रहा है। अभी तक 9000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी है सिर्फ हमास की गलती के कारण। अगर हमास और दोनों मिलकर एक पीस प्रोसेस पर आ जाते हैं तो इससे ये इश्यू सेटल हो सकता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है एज पर ऑथर की? ईरान फैक्टर बहुत ज़्यादा। ईरान क्या करता है? हिजबुल्ला, लेबनान के अंदर एक हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है, यमन के अंदर हुतीज़ है उनको सपोर्ट करता है, और हमास को सपोर्ट करने का काम कौन करता है? ईरान। वो उनको बिना दिखे अदृश्य रूप में उनको सपोर्ट करता है, और जब इस तरह का सपोर्ट उनको मिलता रहता है तो उनकी हिम्मत बढ़ती रहती है, जिसके कारण क्या होता है वो इजराइल से फाइटिंग करते रहते हैं। क्योंकि ईरान ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको USA से ईरान को दुश्मनी है, सऊदी अरब के साथ भी ईरान की दुश्मनी है, क्योंकि वो चाहता है कि सऊदी अरब में शिया और सुन्नी वाला मामला यहाँ चलता रहता है। तो USA और इजराइल जबकि इजराइल की USA के साथ बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। तो अगर इस तरह ईरान इस युद्ध में, अभी जिस तरह यमन कूदा है, अगर ईरान भी कूद जाता है तो USA भी इसमें छलांग मारेगा, और जब छलांग मारेगा तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी आ सकती है, वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति। तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ईरान
के रिलेशन सऊदी अरब के साथ भी नहीं है, तो उसके लिए वो क्या करता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए वो इस तरह दूसरे देशों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का काम करता है। तो इजराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन पावर है। तो अभी किसके द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है? तो मोरक्को के द्वारा, इजिप्ट के द्वारा, बहरीन के द्वारा, जॉर्डन के द्वारा, जो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है, सूडान के द्वारा, यूएई के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, सभी के द्वारा इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। इजराइल को कौन देश रिकॉग्नाइज नहीं करते? तो एक तो पाकिस्तान है, उसके अलावा ईरान है, और जो पैलेस्तीन है, ये देश पैलेस्तीन में भी जो हमास है वो इनको रिकॉग्नाइज नहीं करते एज ए कंट्री। बाकी इसको यूनाइटेड नेशन ने भी इसको एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो अभी क्या हो गया है कि कुछ कंट्री, इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर भी कुछ कंट्रीज जो पहले 6 डे वॉर में इंक्लूड थी, उन्होंने ऑलरेडी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया है और वो इजराइल के साथ रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर दिया है। उसी के तहत इजिप्ट को भी उनका जो सिनाई पेनिनसुला था वो वापस दे दिया गया था, इजिप्ट को सिनाई पेनिनसुला, और जो सीरिया का गोलन हाइट्स तो अभी भी इजराइल के कब्जे में है। तो इस तरह धीरे धीरे अगर सभी कंट्रीज मिलकर एक सेटलमेंट और पीस प्रोसेस के थ्रू आएंगे तभी वर्ल्ड में एक और मिडिल ईस्ट के अंदर पीस बनी रहेगी, ऐसा ऑथर का बोलना है। तो हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए कि ओस्लो पीस प्रोसेस क्या होती है, क्या थी, 1967 का वॉर कब हुआ था, 1948 से 49 के अंदर फर्स्ट इजराइल अरब वॉर हुआ था, 1948 के अंदर इजराइल को एज ए कंट्री रिकग्निशन मिला था भाई, क्योंकि वो एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो ब्रिटिश यूनाइटेड जो किंगडम है उनके द्वारा, यूके के द्वारा उसको रिकग्नाइज किया गया था। उसके अलावा 1947 में यूएन का पार्टीशन प्लान आया था, इंडिया के द्वारा 1950 में उसको रिकग्नाइज किया गया था एज ए कंट्री। इस तरह हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। साथ के साथ ही हमने और क्या पढ़ लिया है टॉपिक्स, उसके अलावा पूसा डिकम्पोजर पढ़ लिया है, स्टेबल बर्निंग पढ़ लिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कंप्लीट कर लिया है, गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उससे रिलेटेड सारे आर्टिकल समझ लिए हैं। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था पार्किंसन डिसीज, उसको भी समझ लिया है। उसमें एक ध्यान रखना, नाम एक तो डोपामाइन एंड सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये दोनों चीज़ों को आपको याद रखना, इन जो टर्म्स को। उसके अलावा एक बार वापस मैप को देख लो, यहाँ पर है इजराइल और उसके पास में जस्ट ऊपर है लेबनान, उसके नीचे इजिप्ट उसको टच करता है, उसके वेस्ट साइड में जॉर्डन और सीरिया है, और इधर इराक, ईरान और यमन, सऊदी अरब बीच में ये कंट्री है, कुवैत समझ लो, यूएई देख लो, ओमान देख लो, बहरीन देख लो, कुवैत देख लो। ये सब चीज़ें इसलिए देखनी है आपको क्योंकि पहले ईरान का कुवैत के साथ भी युद्ध हुआ था। उस टाइम पे इंडिया का एक ऑपरेशन चला था जिसके अंदर इंडिया के 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कहाँ पर, इंडिया के अंदर, कुवैत से। और उस पर एक मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की, एयरलिफ्ट, नाम याद हो तो। इस तरह आपको सारी चीज़ें देखनी है क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान क्या करता है, उसकी सभी देशों के साथ नहीं बनती, कुवैत से नहीं बनती है, कतर से नहीं बनती है, उसकी सऊदी अरब से नहीं बनती है, यूएई के साथ उसके अनबन है। इस तरह क्योंकि वो वहाँ पर चाहता है कि मिडिल ईस्ट में उसका कंट्रोल बना रहे, और ऊपर की साइड में टर्की है। तो ये आपको, और ये बीच इसके जस्ट नीचे मेडिटेरियन सी है जिसको इजराइल टच करता है, मेडिटेरियन सी को। तो इस तरह आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो अभी हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, सारे आर्टिकल्स भी देख लिए हैं। आज वीडियो थोड़ी 5 से 7 मिनट ज़्यादा बड़ी बन गई है, उसका रीज़न ये है क्योंकि आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए थे और हमने सारे टॉपिक्स को समझ लिया है। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है, मैं इसके साथ में टेलीग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ जिस पे आपको PDF भी मिल जाएगी। प्लस एक छोटी सी चीज़ आप और समझिए, अगर आपको लगता है कि हम डेली बेसिस पे सिर्फ 2 से 3 मिनट अगर मैप्स को देवें तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको पता चल जाएगी, अच्छा ये मेडिटेरियन सी है, उसके आसपास इजराइल है, उसके ऊपर ये है, उसके पास में गाजा पट्टी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। अगर अपन उस मैप वाले प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देंगे तो UPSC के कुछ क्वेश्चन हमारे लिए और क्लियर हो जाएंगे, और हम ऐसी न्यूज़ को ही देखेंगे जो कि अभी करंट रिसेंट में चल रही है, उससे रिलेटेड ही हम मैप को देखेंगे। तो अगर आपका मन हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इसे भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड भारत माता की जय। भारत माता की जय।